स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इफ़ के बारे में जाना था कि इफ़ कैसे वर्क करता है और कुछ क्वेश्चंस के साथ भी हमने उसको देखा था। आज हम लोग इफ़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़ स्ट्रक्चर है क्या और वो कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से है, इफ़ है और उसके अंदर एक कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तब तो ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इफ़ कंडीशन है उसके बाद एक लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट कराना, हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो, मान लो ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ये चौथा स्टेटमेंट है। अब मान लो कि कोई एक कंडीशन ट्रू होने पे मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा, तो कैसे करेंगे? क्या ऐसे लिखने से हमारा सारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा? कोडिंग में भी करके देखेंगे हम लोग कि ऐसा होता है कि नहीं। ऐसे तो सारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको सारा स्टेटमेंट प्रिंट कराना है इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्रैकेट के अंदर आइए और सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिए। यही इफ़ कंडीशन कह रहा है, ठीक है। तो और अगर एक स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग बिना ब्रैकेट के भी उसको लिख सकते हैं। हाँ, इसको आप ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ कंडीशन है और आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है कि आप ब्रैकेट दे दिए और उस ब्रैकेट के अंदर जितना भी स्टेटमेंट, मान लो एक भी है तो भी प्रिंट होगा और एक से ज़्यादा है तो भी प्रिंट होगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इफ़ को, अगर एक स्टेटमेंट है तो, या फिर ये पहले वाले की तरह भी लिख सकते हो अगर एक स्टेटमेंट है तो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, तो ही जाके वो सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यही है इफ़ का स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कोडिंग से थोड़ा देखेंगे। आइए आ जाते हैं अपना इस पे कि हम लोग क्वेश्चन क्या देखे थे। यूज़ इफ स्टेटमेंट टू प्रिंट मोर देन वन लाइन आफ्टर इफ़। अब बताओ इसमें से कौन सा वाला हम लोग यूज़ करेंगे? एक से ज़्यादा लाइन है तो ऑब्वियसली ये वाला, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको कोडिंग से यूज़ करते हैं। तो पहला लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, void main, अब लिख देते हैं clr scr, ठीक है। अब मान लो इस तरह का कंडीशन लेते हैं जो हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे, इफ़ 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब यहाँ क्या था? इफ स्टेटमेंट टू प्रिंट मोर देन वन लाइन आफ्टर इफ, ठीक है। एक से ज़्यादा लाइन करना है तो क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो printf दिस इज फर्स्ट लाइन। अभी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर बताएंगे। printf, दोनों अलग अलग पहले printf लिख लेते हैं। दिस इज सेकेंड लाइन,
हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमको लाइन चेंज करना होगा तो हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसको प्रिंट करता हुआ आएगा, जैसे उसको स्लैश एन मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, जैसे नेक्स्ट लाइन में जाएगा देखेगा फिर प्रिंट एफ है, तो ये नेक्स्ट लाइन में इस चीज़ को प्रिंट करेगा। अगर आप लोग न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, ये दोनों प्रिंट एफ को एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं ch लिख लिया। तो इफ कंडीशन दिया, उसके अंदर जितना भी ट्रू केस हमको रखना था उसको रख लिया। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो हमको प्रिंट कराना था उसको इफ के अंदर रखा। ठीक है, उसके बाद गेट ch लिखा। आइए इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। ये वार्निंग इसीलिए है क्योंकि कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। रन करते हैं, देखो हमारा प्रिंट हो गया, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। तो हमने देखा कि अगर इफ कंडीशन है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर रख के प्रिंट करा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ आते हैं, वैप यानी राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 then print he is eligible to vote and he can have free lunch। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट ही इज एलिजिबल टू वोट एंड ही कैन हैव फ्री लंच। इसको आप ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, क्योंकि 18 रहेगा तभी भी वोट कर सकता हो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं, सारा कुछ रब कर लेते हैं। मैं CLR SCR और गेट CS रहने दे रहा हूँ, या फिर इसको भी रब कर लो, पूरा ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज। तो इंट एज ले लेते हैं, ले लिया। अब क्या लिखते हैं, CLR SCR, इसको ले लिया। अब एक लाइन प्रिंट करा देते हैं कि हम लोग को क्या इनपुट लेना है। तो इनपुट योर एज, ठीक है, /n। उसके बाद scanf लिखते हैं इनपुट लेने के लिए। डबल कोट्स के अंदर अब लिखते हैं %d, ampersand एज। अब इनपुट ले लिया, अब सारा चीज़ आ गया मेरे पास वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो इफ एज, अब बताओ यहाँ पे जो हमने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ किया था कौन सा वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो, दोनों में से कोई भी हो तो उसको वोट करने देना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कर दिए हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को प्रिंट कराना है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर करेंगे।
यहाँ लिखते हैं printf पहला लाइन क्या प्रिंट कराना है, ही इज़ एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट /n ले लेते हैं, दूसरा printf लिखते हैं, he can have free lunch। ये हो गया हमारा दोनों printf। अब क्या करेंगे, गेट cs लिख लेते हैं, हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन करते हैं, इनपुट योर एज। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम 17 डालते हैं, देखते हैं कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा 18 तक में प्रिंट होना चाहिए। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब फिर से इसको रन करते हैं। अब 18 या 18 से ऊपर डालेंगे हम लोग एज, तो ले लेते हैं 18 ही ले लेते हैं। देखो 18 पे आया, ही इज़ एलिजिबल टू वोट, ही कैन हैव फ्री लंच। ठीक है, तो इसी तरह से 18 से ऊपर भी लोगे तो वो प्रिंट करेगा ही। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा था पिछले वीडियोस में, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पहले बोलूँगा आप उसको देख लो। ठीक है, अभी इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है मैं इन दोनों लाइन को एक में भी तो प्रिंट करा सकता हूँ /n दे के। बिल्कुल वो भी करा सकते हो, वैसे भी प्रिंट होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से printf एक हटा दूँ और ये जहाँ /n है उसके बाद लिख दूँ he can have free lunch। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। क्या करेगा, पहला लाइन यहाँ तक प्रिंट करते करते आएगा, जैसे उसको /n मिलेगा और नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, फिर जैसे नेक्स्ट लाइन में जाएगा उसके बाद यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। इसको भी कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। इनपुट एज इस बार कुछ और लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25। देखो ही इज़ एलिजिबल टू वोट और उसके बाद ही कैन हैव फ्री लंच। अब देखो सेकेंड लाइन एक स्पेस के बाद से चालू हो, वो इसलिए हो रहा है बेसिकली क्योंकि हमने /n के बाद एक स्पेस रखा है, यहाँ पे स्पेस दिया है इसीलिए वो गैप आया। अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो क्या करेगा, वो जस्ट उसके नीचे से चालू हो जाएगा। देख लो फिर भी 27, देखो अभी कोई स्पेस नहीं आया। चलो, आज हमने इफ़ का स्ट्रक्चर पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस पर भी बहुत सारा कोडिंग करेंगे हम लोग। एक चैलेंज ले लो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 then print he is eligible to vote and he can have free lunch, and if age is less than 18 then he is not eligible to vote but he can have free lunch। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनपुट एज करना है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट, मतलब एज अगर 18 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको एलिजिबल रखना है वोटिंग के लिए, ये प्रिंट करना है एलिजिबल टू वोट, एंड ही कैन हैव फ्री लंच जैसा हम लोग प्रिंट कराते हैं। लेकिन अगर एज लेस देन 18 है देन ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, बट ही कैन हैव फ्री लंच। ठीक है, ये दोनों प्रिंट कराना है।
तो आपको इन्हीं सारा लॉजिक यूज़ करके बनाना है जिस तरह से हम लोग अभी कर रहे थे। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।